हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर में वी हैव सीन बहुत सारे फ्लावर्स में समटाइम्स ओनली वन पिस्टल प्रेजेंट है, वन कार्पल प्रेजेंट है, और कभी कभी हम देखते हैं कि एक से ज्यादा भी प्रेजेंट होता है, मोर देन वन। ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट हो उनको क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। दैट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मोनो मीन्स वन। बट अगर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है, एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। दैट इज नोन एज मल्टी मीन्स मैनी, कार्पेलरी कार्पल्स। ओके, अब इसके बाद में हो सकता है वो सारे जो कार्पल्स है, ऑल द कार्पल्स जो मल्टी कार्पलरी, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास में एक से ज्यादा कार्पल्स है, तो या तो हो सकता है कि वो सारे कार्पल्स खुले हुए हों, सेपरेटेड हो एक दूसरे से। तो इन दैट केस अगर सारे कार्पल्स अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, फ्रीली प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट फ्रीली, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। एपोकार्पस। एंड अगर सारे के सारे कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो फ्यूज्ड हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? देन दे आर नोन एज सिन कार्पस। सिन मतलब हमेशा साथ में, सिन कार्पस। अंडरस्टूड? दिस इज वन वर्ड क्वेश्चन, एक वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। वन कार्पल प्रेजेंट, मोनोकार्पलरी, टू कार्पल्स या टू मोर देन टू कार्पल्स, मोर देन वन कार्पल्स, तब मल्टी कार्पलरी। मल्टी मीन्स मैनी, कार्पल्स मीन्स पिस्टल। अगर बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट है एक ही फ्लावर में, वो मल्टी कार्पलरी होगा। और अगर वो मल्टी कार्पलरी है मतलब बहुत सारे पिस्टल्स हैं, अगर सारे पिस्टल्स फ्री हैं, तो दैट विल बी एपोकार्पस। और अगर सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, फ्यूज मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए कि आप बता भी नहीं सकते कि वो एक है कि ज्यादा है, लगता तो एक है बट वो सारे एक दूसरे में फ्यूज्ड होते हैं, तो वो होता है आपका सिन कार्पस। अंडरस्टूड? नाउ हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हैं, जब भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, तो हमने उसको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब हमने क्या किया? मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, हमारे पास एम्ब्रियो सेक तैयार है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, पॉलन ग्रेन्स तैयार है। अब क्या हो गया इसके बाद में? वी हैव टू पुट टुगेदर। पॉलन ग्रेन्स को मेगास्पोर तक पहुंचना ही पड़ेगा, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो फेनोमेना है, ये जो एक्टिविटी है कि पॉलन ग्रेन्स विल रीच टू दिस एम्ब्रियो सैक, इसको क्या कहते हैं? यस, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना? सो पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? प्लांट्स में सेम फ्लावर्स में हो रहा है कि सेम प्लांट्स में हो रहा है, सेम ट्री पे हो रहा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया? पॉलिनेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया। जनरली पॉलिनेशन दो तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ से समझ में आ रहा होगा, सेम फ्लावर, है ना? अगर एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, तो उस फ्लावर में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अनदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन।
ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन है आपके पास में। क्रॉस पॉलिनेशन अब क्या हुआ, मान लो कि एक प्लांट है, एक प्लांट में एक फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट नहीं है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या होगा, एक पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर को छोड़ के दूसरे फ्लावर तक जाना पड़ेगा। मानो एक पूरा का पूरा प्लांट ही फीमेल प्लांट है, एक पूरा का पूरा प्लांट ही मेल प्लांट है, अब क्या होगा, इसमें भी वही केस है, एक पूरे पूरे पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाना पड़ेगा। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन जनरली ये किस में होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर, bisexual means that both male and female parts, male and female parts are present. Male means androecium, androecium is also present, and gynoecium is also present. तो ऐसा प्लांट जो जिसमें androecium is also there, gynoecium is also there, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, राइट। तो क्या नेसेसरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, पहली बात तो सेम फ्लावर होना चाहिए, दूसरी बात उसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। जब एंड्रोशियम और गायनोशियम एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, इस केस में इस टाइप के पॉलिनेशन को बोलते हैं ऑटोगैमी। ओके, सो इन ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, खुद से मतलब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, मीन्स उसी में ही पॉलन ग्रेन्स, वहां के एंड्रोशियम से पॉलन ग्रेन्स क्या हुआ कि जो पॉलन ग्रेन्स था, पॉलन ग्रेन है, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है, जरूरत ही नहीं है इनको पॉलिनेटर की, जरूरत नहीं है, दे डोंट नीड पॉलिनेटर। क्या होगा, किसी और फ्लावर तक जाना ही नहीं है, थोड़ा सा हलचल हुई सो शेड हो जाते हैं, जो भी पॉलन ग्रेन्स है एंड्रोशियम से गायनोशियम पे शेड हो गए, ठीक है, ऑटोगैमी हो गया, खुद से खुद के ही फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ऐसे फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसमें एंड्रोशियम गायनोशियम दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसमें पिस्टल और एंथर जो है, स्टेमन जो है, वो दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ऐसे प्लांट को, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बट अब क्या हुआ, ऐसे कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स व्हाट, एक जो फ्लावर है या तो वो मेल फ्लावर है और या फिर वो फीमेल फ्लावर है। तो अगर ऐसे फ्लावर्स हैं जो सिर्फ मेल है, मतलब जिसमें स्टेमिना ही, जिसमें स्टेमेंस ही प्रेजेंट है, या ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें सिर्फ पिस्टल ही प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर देयर, तो उसमें क्या होगा, तो जनरली उसमें अब क्या है, अब एक फ्लावर में तो होगा नहीं पॉलिनेशन, सो मान लीजिए कि इट इज अ फीमेल फ्लावर एंड वन इज मेल फ्लावर, तो यहां से पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे दूसरे फ्लावर पे, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एक और केस है, मान लो दिस इज अ सेम, या तो हो सकता है कि प्लांट, पूरा प्लांट ही दूसरा है, दिस इज one plant is there that is male plant and one plant is there that is female plant। तो अब क्या होगा, फ्रॉम मेल प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ के गया दूसरे प्लांट पे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि पॉलिनेशन को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, पिस्टल प्रेजेंट हो, स्टेमन प्रेजेंट हो। इस केस में क्या होता है, इस केस के जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, आगे बढ़े।
पहले लेते हैं हम ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कैसे होता है, क्या नेसेसिटी होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम देखेंगे। अब ऑटोगैमी क्या है, इसमें हमने देखा कि एक ही फ्लावर, वन फ्लावर इज देयर, अब एक ही फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट है एंड पिस्टल भी प्रेजेंट है। अब ये जो हुआ यहाँ से जो पॉलन ग्रेन है वो एक ही फ्लावर के एंथर से गया और एक उसी फ्लावर के स्टेमन में पिस्टल पे जाके स्टिग्मा पे जाके लैंड हो गया। सो दिस इज नोन एज ऑटोगैमी। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल। ये याद रखना है, बाइसेक्सुअल, बाई मीन्स टू, बोथ सेक्स आर प्रेजेंट। ओके, अब देखिए इस केस में मान लो एक ऐसा कोई फ्लावर है जिसमें ऑटोगैमी होनी है, तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है प्लांट को कि दोनों एंड्रीशियम एंड गायनोशियम, मतलब पिस्टल और स्टेमन, दोनों एक साथ फंक्शन करें, दोनों एक साथ मैच्योर हो। तो उनका जो मैच्योरेशन है दैट शुड बी सिंक्रोनस। सो मैच्योरेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि जब ऑटोगैमी होती है तो उसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं। ऑटोगैमी में मैच्योरेशन क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। एक साथ जो आप पिस्टल है, जो स्टेमन है, वो एक साथ डेवलप होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। तभी तो जब मेल गैमेट मैच्योर होगा और फीमेल गैमेट एक साथ मैच्योर होगा तब जाके सिंक्रोनाइज में वे में पॉलिनेशन होगा और आगे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए पिस्टल है वो पहले डेवलप हो गया, एम्ब्रियोसेक पहले बन गया है, बट अभी तक तो एंथर डेवलप ही नहीं हुआ, पॉलन ग्रेन ही नहीं बना, तो क्या ऑटोगैमी होगी? नहीं होगी। इतनी देर में तो कोई और स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो इसलिए इनका जो मैच्योरेशन है वो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उसमें, तभी जाके ऑटोगैमी होगी। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है ऑटोगैमी के? ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं, रोजेसी फैमिली होती है, रोज, हिबिस्कस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें ऑटोगैमी इजीली होती है। अब ऑटोगैमी के दो केस हैं, या तो जो फ्लावर है वो ओपन है, फ्लावर कैसा है, जैसे रोज है, हिबिस्कस देखा होगा आपने कितना खुला हुआ होता है, राइट? या तो हो सकता है कि फ्लावर ओपन हो, ओपन हो तो एंथर और जो स्टिग्मा पिस्टल है उनका डेवलपमेंट सेम टाइम पे हो रहा हो, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, एम्ब्रियोसेक बन रहा है। या फिर हो सकता है कि फ्लावर खुले ही ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है, या तो एमसीक्यू बेस पे आएगा या फिर डिफरेंशिएट के फॉर्म में आएगा, आएगा ही आएगा कि ऑटोगैमी के टू टाइप्स क्या है, या फिर ऑटोगैमी किस तरीके से हो सकती है। दो केस में हो सकती है, जब ओपन है तो उस केस में आपके पिस्टल और स्टेमन दोनों टाइम पे एक साथ मैच्योर होने चाहिए, और नहीं तो क्लोज है तो क्लोज है। अब आप खुद सोचिए, जो फूल खुलेगा ही नहीं उसमें क्या कोई और पॉलन ग्रेन आ सकता है? आ ही नहीं सकता। बंद है, हमेशा बंद है, तो उसी का ही पॉलन ग्रेन, उसी का ही एम्ब्रियोसैक, उसी का ही पिस्टल, उसी का ही स्टेमन। तो क्या हो गया कि बड बनते ही ये हमेशा बड फॉर्म में रहता है, कभी खुलता ही नहीं है, राइट? तो ऑटोगैमी में जब ओपन केस है, मान लीजिए कि जो फ्लावर है वो ओपन हो गया है, इन दैट केस द ऑटोगैमी इज नोन एज चैस्मोगैमी। Try to understand. Chasmo means, चैस्मोगैमी में कैसे हो रहा है ऑटोगैमी? व्हेन द फ्लावर इज ओपन, जब फ्लावर खुल गया है पूरी तरीके से तब चैस्मोगैमी हो रहा है। और अगर वो बंद है, कभी खुला ही नहीं, तो उस केस में क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। कुछ ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनमें बर्ड्स कभी मतलब फ्लावर्स खुलते ही नहीं है, उसमें हमेशा सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी प्लांट में इनब्रीडिंग ही होती जा रही है, सेम ब्रीड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इनब्रीडिंग होती गई होती गई होती गई, तो क्या वो प्लांट ज्यादा जनरेशन के बाद सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि क्या हो जाती है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
बार बार सेम ब्रीड, तो दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आप खुद सोचिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपके बुक में भी क्वेश्चन है कि कोई फायदा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होने का? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स किसी काम के ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी खुलते ही नहीं, कभी खुलेंगे नहीं, सेम इनब्रीडिंग होता जा रहा है, होता रहता है, सेम ब्रीड्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और बाद में क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, वी हैव एग्जांपल वियोला, क्राइसेंथेमस, ऑक्सैलिस। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स भी होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं, क्लिस्टोगैमी होती जाती है, ऑटोगैमी होती जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, इसलिए द प्लांट ऑल्सो हैव सम चैस्मोगैमस, ताकि समटाइम्स डिफरेंट फ्लावर्स का सम to avoid any kind of inbreeding depression, they also have chasmogamous flowers. So just in case that there can be to prevent the inbreeding depression, they are having chasmogamous flowers also, है ना? एक क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ एन क्लिस्टोगैमस फ्लावर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के कोई डिसएडवांटेजेस हैं? खुद सोचिए कि इनब्रीडिंग होती जा रही, यही डिसएडवांटेज है कि कभी वेरिएशन आएगा ही नहीं, देयर विल बी नो वेरिएशन, हमेशा सेम ब्रीड, सो दिस विल लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, नाउ सेल्फ पॉलिनेशन तो हो गया, सेम फ्लावर हो गया आपका। सेम फ्लावर में आपने देखा कि चैस्मोगैमी हुआ, चैस्मोगैमी एंड जिटेनोगैमी। चैस्मोगैमी क्या हुआ? ओपन फ्लावर। जिटेनोगैमी हुआ क्लोज्ड फ्लावर। जिटेनोगैमी क्या है? नो वेरिएशन एंड ऑटोगैमस। ठीक है, कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, क्या तरीके हैं। एक तरीका तो देखिए, इफ देयर इज अ प्लांट, एक प्लांट है, उसके ऊपर है मेल प्लांट, मेल फ्लावर, एंड एक फ्लावर है दैट इज फीमेल फ्लावर। ठीक है, एक केस क्या है, आई हैव टू डिफरेंट प्लांट्स, मेरे पास दो प्लांट है। एक प्लांट पूरा ही मेल प्लांट है जिसके ऊपर जितनी प्लांट्स, एंड एक है हमारे पास में फीमेल प्लांट। ठीक है, दो केस है। अब यहां पे क्या हुआ, फ्रॉम मेल प्लांट पॉलन ग्रेन कहां जाके ड्रॉप हुआ? फीमेल फ्लावर पे। तो क्या हुआ? सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पूरा फ्लावर ही डिफरेंट है, पूरा प्लांट ही डिफरेंट है, तो यहां से क्या होगा? मेल प्लांट से इट विल गो टू फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर। इस केस में क्या हो गया? पूरा प्लांट ही अलग कर दिया, राइट? तो ये हो गया आपका, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। इन दिस वी हैव डिफरेंट प्लांट। तो क्रॉस पॉलिनेशन भी दो तरीके के होते हैं। कैसा? एक केस है सेम प्लांट है पर फ्लावर डिफरेंट है, बट यहाँ पे पूरा प्लांट डिफरेंट है। ठीक है, ओके। सो दिस केस जिसमें प्लांट तो सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट हो गए, तो ये हो गया जिटेनोगैमी। पर यहाँ पे क्या है? पूरा प्लांट डिफरेंट है, तो ये हो गया आपका जीनोगैमी। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें ये देखते हैं। जिटेनोगैमी में क्या होता है? प्लांट तो सेम है ना, तो आप खुद सोचिए कि इसका जेनेटिक मेकअप जो है, सो इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू
ऑटोगैमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी इज रिलेटेड टू ऑटोगैमी और जीनोगैमी। तो जिटेनोगैमी में क्या डिफरेंस है कि जिटेनोगैमी है तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, फ्लावर सेम नहीं है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। प्लांट क्या है इसमें, डिफरेंट है, प्लांट इज सेम, फ्लावर क्या है इसमें, डिफरेंट, फ्लावर डिफरेंट हो गया तो अब ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। पर जेनेटिक आप खुद सोचिए कि एक प्लांट है, उसके अंदर जो भी फ्लावर्स होंगे उसका जेनेटिक मेकअप तो सेम ही होगा कि वो अलग हो जाएगा, नहीं। इसीलिए इसको कहा गया है जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि जो भी प्लांट बनेगा, जो भी सीड्स बनेगी, उसका जेनेटिक मेकअप सेम ही होगा इस प्लांट में। आप खुद सोचिए, एक प्लांट है, अगर एक प्लांट में सिमिलर फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो जो सीड्स बनेंगी वो उसी प्लांट की तरह होगी, उससे जो नए प्लांट्स ग्रो होंगे वो भी उसी प्लांट की तरह होगा, तो जेनेटिकली सेम। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है, पर फ्लावर तो है तो एक ही प्लांट के, एक ही स्पीसीज के, इसीलिए जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच कम्स इन द एग्जाम कि जिटेनोगैमी में ऐसा क्या डिफरेंस है। जिटेनोगैमी है तो क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज फ्लावर डिफरेंट है, बट जेनेटिकली मेकअप जो है, इसका जेनेटिक मेकअप जो है, जेनेटिकली इट विल बी सिमिलर टू ऑटोगैमी। जीनोगैमी में तो प्लांट ही डिफरेंट जा रहा है ना, प्लांट ही डिफरेंट जा रहा है, स्पीसीज सेम रहेगी, प्लांट ही डिफरेंट जा रहा है, तो दिस इज टोटली जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन। बट जिटेनोगैमी इट इज genetically similar to the autogamy because genetic makeup will be same. Okay, आप खुद सोचिए कि if any two plant are there, two rose plants are there of same species and pollination हो रहा है, इसमें आपको वेरिएशन दिखाई देगा। ठीक है, वेरिएशंस विल बी देयर क्योंकि प्लांट्स डिफरेंट है, तो वेरिएशंस आपको दिखाई देगा। सो जीनोगैमी में यू विल सी वेरिएशन, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में नो वेरिएशन, ऑटोगैमी में वेरिएशन नहीं आता है, तो जिटेनोगैमी में भी कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएशंस किस में आपको दिखाई देते हैं, वेरिएशंस आपको दिखाई देगा सिर्फ जीनोगैमी में, जिटेनोगैमी, ऑटोगैमी नो वेरिएशंस बिकॉज द प्लांट इज, द फ्लावर इज सिमिलर टू द प्लांट। एक जो फ्लावर्स हैं वो सारे एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हो गया, नो वेरिएशंस, नो वेरिएबिलिटी। अंडरस्टूड? अब हम आगे देखते हैं कि पॉलिनेशन के लिए हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं। एजेंट्स क्या होते हैं, जो ये काम करवाते हैं, राइट? कौन? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में, पॉलिनेशन के एजेंट्स जो होते हैं दे कैन बी बायोटिक एंड दे कैन बी अबायोटिक, राइट? बायोटिक में क्या होते हैं और अबायोटिक? अबायोटिक मीन्स विच इज नॉट लिविंग, जिसमें हम मेनली क्या कंसिडर करते हैं, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन। हमेशा ये ध्यान रखना कि
जब भी कोई फ्लावर होता है वो डेवलप कैसे होता है, उस हिसाब से डेवलप होगा कि उसे पॉलिनेशन कैसे कराना होगा। अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर है, वो हमेशा डिफरेंट होगा एक दूसरे से, क्योंकि एजेंट्स की रिक्वायरमेंट, अगर इवेंट पॉलिनेटेड है, हवा में उड़ना है तो हल्का होना चाहिए, वाटर पॉलिनेटेड है तो स्पॉन्जी होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है। बायोटिक में वी हैव लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। मोस्टली बायोटिक जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है, बट वी हैव एनिमल्स ऑल्सो, डिफरेंट एनिमल्स ऑल्सो, हम अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या एनिमल्स हैं, उनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उनको क्या कहा जाता है। मोस्टली जो भी नेचर में पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज डन बाय बायोटिक फैक्टर। मैक्सिमम पॉलिनेशन किससे होता है, इंसेक्ट से होता है, बट अबायोटिक फैक्टर से बहुत कम होता है। क्यों? अबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन इज लेस बट बायोटिक फैक्टर से मोर। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब अबायोटिक फैक्टर्स में हमें पॉलिनेशन हम वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू करा रहे हैं, तो कितनी चांसेस होगी कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो इस केस में प्लांट को क्या करना होता है, इस केस में प्लांट्स को इनॉर्मस अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन करना होता है। तो ये एक तरीके का चैलेंज ही है, कितना ज्यादा पॉलन ग्रेन डेवलप करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इनॉर्मस पॉलन जनरेशन करना पड़ता है, दैट्स वाई अबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेशन बहुत कम होता है। बट यहाँ पे क्या है कि इफ इंसेक्ट कमिंग टू अ फ्लावर, एक फ्लावर पे अगर इंसेक्ट आके बैठा, वो उसी स्टिग्मा पे अगर वापस गया उसी फ्लावर में या आसपास के किसी प्लांट में चला गया, तो पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज बेनिफिशियल, इसलिए मोस्टली प्लांट जो डेवलप्ड होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। ओनली अबायोटिक फैक्टर्स या विंड या वाटर से जो जनरेशन हो रहा है, वाटर से अराउंड 30 जनरा ऐसा होगा, कोई अराउंड 30 जनरा ही हैं जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन होता है और मैक्सिमम बायोटिक फैक्टर से होता है, ठीक है। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनेमोफिली। ठीक है। वाटर से जब पॉलिनेशन होता है दैट इज हाइड्रोफिली। अब हम ये देखते हैं कि एनिमोफिली, बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर से जब पॉलिनेशन कराना होगा तो उस केस में पॉलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, राइट? डिफरेंट होना चाहिए। एग्जाम में आता ही आता है, व्हाट विल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लावर विच विल बी विंड पॉलिनेटेड, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर विच इज वाटर पॉलिनेटेड। वाटर से पॉलिनेशन होगा तो उस प्लांट का, उस फ्लावर के का स्ट्रक्चर कैसा होगा, विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमेशा डिफर करता है और एग्जाम में ये 100% आता ही आता है। तो इस केस में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ वन बाय वन विल सी व्हाट इज द डिफरेंस, क्या होता है जब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, कैसा पॉलिन ग्रेन होना चाहिए। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, वाटर पॉलिनेशन। अब खुद सोचिए, अब ये सोचिए कि जब विंड से पॉलिनेशन होना है स्टिग्मा का, विंड से पॉलिनेशन होना है पॉलन ग्रेन्स का, तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, पॉलन ग्रेन्स होंगे लाइट, तभी तो हवा में उड़ पाएंगे। पॉलन ग्रेन विल बी लाइट, है ना। पॉलन ग्रेन लाइट होंगे, लाइट वेटेड होंगे, लाइट वेट के होंगे, तभी तो उड़ पाएंगे आराम से। इसमें जो स्टिग्मा होता है ना,
स्टिग्मा बहुत फेदरी होता है। क्यों? देखा होगा कॉर्न कॉब, कॉर्न देखा है, कॉर्न की कॉब देखी है, कितने फेदरी होती है। क्यों? ताकि जब ये पॉलन ग्रेन उड़ के आए तो इस फेदरी स्टिग्मा में ट्रैप हो जाए। किसके लिए चाहिए होता है हमें? ताकि ये पॉलन ग्रेन फेदर में, फेदरी स्ट्रक्चर में, स्टिग्मा में ट्रैप हो जाए। इसीलिए इसका स्टिग्मा क्या होता है? फेदरी होता है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट वेटेड, स्टिग्मा क्या होंगे? फेदर होंगे। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? वेल एक्सपोज्ड होते हैं। क्यों वेल एक्सपोज्ड? एक थोड़ी सी हवा आई और पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? जो एंथर होता है दैट इज वेल एक्सपोज्ड। एंथर एक्सपोज होगा, सारे पॉलन ग्रेन्स इजीली हवा में उड़ के जा सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया? लाइट वेट, ताकि वो ट्रैप हो जाए स्टिग्मा के फेदरी स्ट्रक्चर में। एंथर क्या होता है? वेल एक्सपोज्ड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है ताकि हवा आए और उसको उड़ा के लेके जाए। ठीक है, इसमें क्या होता है? जनरली पॉलन ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। बिकॉज यू नो कि एक साथ जब पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स अपने सही जगह पे पहुंच जाए, स्टिग्मा पे पहुंच जाए। इसलिए पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन लार्ज नंबर होता है, लार्ज होता है। पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन इज वेरी लार्ज, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। गेटिंग इट? तो पॉलन ग्रेन्स कैसे हो गए? लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं? लाइट वेटेड होते हैं। एंथर वेल एक्सपोज्ड होता है बाहर की तरफ। स्टिग्मा कैसा होता है? फेदरी होता है, ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट कर ले, अटैच कर ले, ट्रैप कर ले। ओके, दे डोंट प्रोड्यूस एनी नेक्टर। इनको नेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्टर तो तब चाहिए होता है जब हमें बीज को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना हो। इनको चाहिए नहीं, एयर से पॉलिनेशन होना है। देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ नेक्टर और ओडर। कोई स्मेल ही नहीं आएगी, कोई नेक्टर नहीं है, कोई रिवॉर्ड ही नहीं देना किसी इंसेक्ट को। इन्हें तो सिर्फ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? लाइट वेटेड हो गए पॉलन ग्रेन्स, एंड स्टिग्मा इज फेदरी, एंथर वेल एक्सपोज्ड, ताकि वो इजीली पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल करा सके, उनको विंड के थ्रू मूव करा सके। यहाँ देखते हैं वाटर पॉलिनेशन में। वाटर पॉलिनेशन जनरली किस में होता है? वाटर पॉलिनेशन जनरली एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जनरली हाइड्रोफिली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके आउटसाइड कवरिंग कैसी होती है? उसकी आउटसाइड कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। किसकी होती है? म्यूसिलेज की। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही आता है। म्यूसिलेज कवरिंग क्यों होती है? ताकि वो उसको वाटरप्रूफ बना सके। क्यों? ताकि वो उसको वाटरप्रूफ बना सके। सो म्यूसिलेज कवरिंग इज ऑलवेज देयर, म्यूसिलेज कवरिंग आउटसाइड द पॉलन ग्रेन, ताकि वो वाटरप्रूफ रहे, ताकि वो उसको वाटर से सोख होने से रोके, वाटर से बचा के रखे, तभी तो वो इजीली फ्लोट हो पाएगा। सो मेक इट वाटर प्रूफ। ओके, इसमें क्या होता है? जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा इज ऑलवेज, स्टिग्मा इन दिस, स्टिग्मा क्या होता है? वो पानी के सरफेस पर ड्रॉप्ड रहता है। इट इज ऑलवेज ड्रॉप्ड ऑन द वाटर सरफेस। जब भी पॉलन ग्रेन तैरता हुआ आएगा वो स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाएगा और पॉलिनेशन करवाएगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा। तो हाइड्रोफिली में क्या होता है? स्टिग्मा हमेशा वाटर कंटेंट से, वाटर सरफेस से कवर रहता है, वाटर सरफेस की तरफ रहता है। जब भी पॉलन ग्रेन तैर के आएंगे, स्विम करेंगे, वो जाके स्टिग्मा पे अटैच हो जाएंगे, एंड दिस इज हाउ द पॉलिनेशन अकर। ओके, सो मोस्टली लोअर प्लांट्स में हाइड्रोफिली होती है, देन एनिमोफिली, एनिमोफिली एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है वो फ्लावर्स में होता है, विच इज ऑन द टेरेस्ट्रियल लैंड।
एग्जाम्पल क्या है वाटर पॉलिनेशन के? हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल हो गए? हाइड्रोफिली, हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया, so example of anemophily, corn cob, easily exposed, and example of hydrophily, Wellisneria, hydrilla. It is given in your book, NCERT के book में ये examples दिए गए हैं. Kindly read the NCERT along with the notes and learn all the, remember all the examples which is given in the NCERT. NCERT के अंदर जितने भी names दिए हुए हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं. हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, हाइड्रोफिलिक एग्जाम्पल है. एनिमोफिली हो गया आपका कॉर्न कॉब, ठीक है. यहाँ पे इन बोथ द अमाउंट एंथर जो पॉलन ग्रेन्स जो है, बोथ एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली में पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नंबर में होता है. ये ज़रूर याद रखेंगे आप कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर ऑलवेज इन मोर अमाउंट. वाई? बिकॉज पॉलन ग्रेन्स आर ऑलवेज मेड, पॉलन ग्रेन का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बहुत कम होता है. इसीलिए पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नंबर में होना चाहिए, ठीक है. इन हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है. सम एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है हमारे पास में? हाइड्रोफिली किस में होता है? हाइड्रोफिली वाटर से रिलेटेड है तो किस में होगा? एक्वेटिक प्लांट्स में होगा. पर कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं जो है तो वाटर, रहते तो वाटर में है, एक्वेटिक है कुछ ऐसे प्लांट्स, बट वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं. एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए. कुछ आपको प्लांट्स दे दिए, वाटर लिली, वाटर हायसेंथ, वेलिस्नेरिया, जस्टेरा, कुछ ऐसे प्लांट्स दे दिए एमसीक्यू में, एंड ये पूछा जाए आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हाइड्रोफिलिक, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोफिलिक, डज नॉट अंडरगो वाटर पॉलिनेशन, तो फिर आप कंफ्यूज जाएंगे. सो हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो है तो एक्वेटिक लेकिन वो होते क्या है? इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है. हमारे एग्जाम्पल्स क्या है इसके? वाटर हायसिंथ, एंड वाटर लिली. ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं बट दे आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड. इनको अच्छे से याद करना है. एग्जाम्पल में एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से इनमें से व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग, या इनमें से कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्वेटिक हैं बट वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है तो एक्वेटिक, हाइड्रोफिली होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है. ओके अब आते हैं एनिमल और इंसेक्ट पॉलिनेटेड और बायोटिक फैक्टर. व्हाट आर द बायोटिक एजेंट्स? बायोटिक एजेंट्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बहुत सारे. मोस्टली जो पार्ट लेते हैं बायोटिक एजेंट्स हैं, मोस्टली बायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट्स होते हैं, इजिली रोम ऑन द फ्लावर्स. ओके, सो वी हैव बीज, wasp, beetles, moths,
कुछ कॉमन इंसेक्ट्स हैं विच टेक्स पार्ट इन द बायोटिक pollination, the pollination which takes part in the pollination. Ants, bats. Okay, so we have a lot of organisms which takes part in the pollination. बीज जो होती हैं वो डोमिनेटर होती हैं, दे डोमिनेट्स द बायोटिक पॉलिनेशन, दे आर द बेसिक, दे आर द डोमिनेटर विच डोमिनेट्स द बायोटिक एजेंट्स, दे आर द मैक्सिमम पॉलिनेशन अकर ड्यू टू बीज. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लावर जिसका नाम है एमोर्फोफैलस टाइटन एरम, उसको कौन पॉलिनेट करता है? इट इज पॉलिनेटेड बाय बीटल. Amorphophallus Titanarum. Titanarum जो है that is pollinated by beetle. फिर आपके पास में है ficus. Ficus that is ficus wasp pollinate करते हैं ficus को. You know, that is a yucca moth. Yucca moth pollinate flower. Yucca plant को pollinate करता है. Ants हैं, castor plant को pollinate करती है castor. बैट्स जो होते हैं ना फूजीवोरस होते हैं, दे लव फ्रूट्स, दे ईट फ्रूट्स. तो मोस्टली जितने भी फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं दैट इज पॉलिनेटेड बाय बैट्स. ओके, फायदा क्या है एक्चुअली? ये जो होता है लाइक यू कैन सी दैट कि टाइटन एरम, बीटल्स हैं, मॉथ हैं, राइट, इनको एक सेफ प्लेस मिलता है. तो दिस इज नोन एज को एवोल्यूशन. एक काइंड ऑफ क्या है? एक काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लांट्स को मिल जाएंगे पॉलिनेटर, और प्लांट क्या देगा? इन प्लांट्स, इन इंसेक्ट को प्लांट क्या देगा? एक सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स. तो क्या हो गया? बीटल्स, मॉथ, दे ले देयर एग्स इन दीज फ्लावर्स एंड गेट द सेफ प्लेस. उसी के बदले क्या होगा? प्लांट्स का क्या हो रहा है? फ्लावर्स का क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है. तो दिस इज द को इवोल्यूशन व्हेन द प्लांट और एनिमल्स जो हैं दे इवॉल्व टुगेदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. इनमें से एक भी जो अगर है, इनकी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं होगी अगर उनको ये फ्लावर नहीं मिलेगा. तो बेसिकली दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक एजेंट्स. बर्ड्स हैं, हम बर्ड्स भी हैं. बर्ड्स ऑल्सो पॉलिनेट, दे ऑल्सो डू द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराती हैं. स्नेक है, स्नेल्स आर देयर, स्नेक्स आर देयर. सो देर आर लॉट ऑफ बायोटिक एजेंट्स. मोस्टली ये है जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है. एमोर्फोफैलस, the largest flower, yucca moth, yucca plant. moths क्या होते हैं? जो रात के टाइम पे घूमते हैं, है ना. बटरफ्लाइज दिन में घूमती है, मॉथ रात के टाइम पे घूमती है. सो दे पॉलिनेट दिस, यूका प्लांट को पॉलिनेट करता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. ओके, नाउ स्टार्ट विद द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है? इनब्रीडिंग तो सुना है हमने. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, चलो एक केस देखते हैं. मान लो एक प्लांट है, दिस इज द फीमेल पार्ट एंड देयर इज अ स्टेमन. सोचो कि बार बार जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर में, ये पॉलन ग्रेन बार बार एक स्टिग्मा पे, वन जनरेशन, एक बार पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्लांट आया,
फिर वही पॉलिनेशन, अगेन द सेम फर्टिलाइजेशन, बार 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 बार। अगर सेम ब्रीड का जनरेशन आ रहा है, एक ही ब्रीड में बार बार पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा? इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद कुछ जनरेशन के बाद में क्या होगा? वो प्लांट वायबल ही नहीं होगा, वो प्लांट फंक्शन, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ डिसफंक्शनल। वो प्लांट में कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, वो प्लांट इतना उस प्लांट में मैच्योरेशन वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। सेम जनरेशन में जब एक ही बार इनब्रीडिंग होती जाती है तब इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन के वजह से प्लांट्स के डेवलपमेंट में, प्लांट्स में वेरिएबिलिटी नहीं होती है, नो वेरिएबिलिटी। तो नेचर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, इसके लिए प्लांट्स क्या डिवाइसेस अपने अंदर रखते हैं, क्या मैकेनिज्म अपनाते हैं, उसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। आउट मीन्स क्या? बाहर, नॉट इन द सेम प्लांट। द ब्रीडिंग शुड बी डन फ्रॉम द फॉरेन फ्लावर। अब यहाँ पे क्या चाहिए? फॉरेन फ्लावर का पॉलन चाहिए। ब्रीडिंग कहाँ होनी चाहिए? बाहर से होनी चाहिए। अब मुझे सेम प्लांट में पॉलिनेशन नहीं करवाना है। इस प्लांट ने क्या किया? इस प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने लग गया, तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया? अगर मैं वापस सेम पॉलिनेशन करवाऊंगा तो फिर वापस इनब्रीडिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इस प्लांट ने क्या टेक्नोलॉजी अपनाई, क्या मैकेनिज्म अपनाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि ब्रीडिंग बाहर के फॉरेन पॉलन ग्रेन से हो, मेरे पॉलन ग्रेन से ना हो। तो यही हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मैकेनिज्म हैं जो प्लांट्स में होते हैं जिससे जो ब्रीडिंग है वो दूसरे प्लांट में हो। तो आउटब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए, टू अवॉइड इनब्रेड, टू प्रिवेंट inbreeding depression, plants have the mechanism, these mechanism to do outbreeding, to prevent inbreeding is known as outbreeding devices. क्या क्या तरीके हैं? that we will go through. हम ये देखते हैं क्या different types के processes हैं। outbreeding devices पहला तरीका सेल्फ इन सो फर्स्ट केस क्या है? सो फॉर फर्स्ट केस, पहला केस क्या है हमारे पास में? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? ऐसा केस जिसमें मान लो कि ये ऐसे केमिकल्स काम करेंगे, इफ द स्टिग्मा इज देयर, ये स्टिग्मा क्या करेगी? अगर इसी प्लांट का स्टेमन अगर इसके ऊपर आके पॉलिनेट होता है तो इस स्टिग्मा को पता चल जाएगा कि नहीं, ये मेरे ही प्लांट का, मेरे ही फ्लावर का स्टेमन है, एंथर है, पॉलन ग्रेन है, जो पॉलन ग्रेन मेरे ऊपर आके ड्रॉप हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि इन दिस केस क्या हो गया? अब इस पिस्टल को पता चल गया कि पॉलन ग्रेन क्या है? सेम फ्लावर का है। पॉलन ग्रेन जब आके यहाँ ड्रॉप हुआ, केमिकल रिलीज हुआ, तो पिस्टल को क्या पता चल गया? सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसका जर्मिनेशन ही नहीं कराएगी। तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन ही कंपैटिबल नहीं होता है, दिस सिचुएशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन कंपैटिबल ही नहीं, तो ये मैकेनिज्म सही है। तो इसमें क्या होगा? इनब्रीडिंग, नो ऑटोगैमी, कोई ऑटोगैमी होगा ही नहीं। और ऑटोगैमी नहीं होगा तो देयर इज ओनली वन चांस कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इस केस में वेरिएबिलिटी आएगी। तो दिस इज नाइस, ये तो अच्छी बात है कि हमें सेल्फ पॉलिनेशन से बचना पड़ गया, देयर विल बी नो इनब्रीडिंग। तो क्या हो गया? तो जब
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, सेम ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो होता है वो वायबल नहीं होता है, कंपैटिबल नहीं होता है, उस केस में ऑटोगैमी की कोई चांस ही नहीं है। ऑटोगैमी नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, फॉरेन पॉलन कहीं और से आएगा और वो इसको पिस्टिल को, ओवरी को जाके फिर इट विल रीच टू द ओवरी एंड फर्टिलाइज विद फ्यूज विद द एग। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं हम। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को सेल्फ स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है, सेल्फ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइज हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन को स्टेरिलाइज कर दिया गया। दूसरा प्रोसेस देखते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, ऑटोगैमस फ्लावर्स जो हैं उसमें क्या होगा कि ओपन फ्लावर्स है, स्टिग्मा इज ऑल्सो देयर, पिस्टल इज ऑल्सो देयर, स्टेमन इज ऑल्सो देयर। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब फ्लावर तो ऐसा डेवलप है कि जिसमें पिस्टल और पॉलन ग्रेन दोनों होगा, बट अगर उसमें से मैच्योरेशन का टाइम चेंज कर दिया जाए, अगर मैच्योरेशन टाइम चेंज हो जाए तो क्या इनब्रीडिंग को रोका जा सकता है, आउटब्रीडिंग करवाई जा सकती है? या तो पहले पिस्टल मैच्योर हो जाए, या फिर पहले एंथर मैच्योर हो जाए। दो केस है, ऐसा फ्लावर जिसमें पिस्टल और स्टेमन दोनों है, तो इसमें हम क्या करें, या तो पिस्टल को पहले डेवलप करवा दें या फिर एंथर को पहले डेवलप करवा दे, पॉलन ग्रेन्स पहले डेवलप हो गए, मेल पार्ट पहले डेवलप हो गया। तो इस केस में जब पिस्टल पहले मैच्योर हो रही है, इस केस में जब पिस्टल पहले मैच्योर हो रही है, इस केस को बोलते हैं प्रोटोगाइनी। दिस इज नोन एज प्रोटोगाइनी। क्या हो गया, गायनेशियम इज डेवलप्ड, गायनेशियम मैच्योर पहले हो गई, प्रो मीन्स पहले, अर्ली, गायनेशियम पहले डेवलप हो गई। लेकिन यहां पे क्या किया मैंने, अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन्स डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, so this is known as protoandry. Pro means early, androecium। तो ये तरीका हो गया। ओपन फ्लावर में क्या किया जा सकता है, जब फ्लावर ओपन है, या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करा दी जाए, सेल्फ स्टरलाइजेशन करा दिया जाए पॉलन ग्रेन्स का। दूसरा तरीका है मैच्योरेशन टाइम को चेंज कर दिया जाए। अगर सेल्फ का इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, सेल्फ स्टरलाइजेशन हो रहा है, इस केस में क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है उसे पहले ही पता चल जाता है, जब केमिकल रिलीज होता है, जब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होता है, क्या होगा यहाँ पे, जब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, जब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होगा, तभी पिस्टल को पता चल जाएगा कि पॉलन जो है वो सेम फ्लावर का है, और सेल्फ स्टरलाइजेशन करा दिया जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दिस कंडीशन इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टरलाइजेशन, जिसमें ऑटोगैमी को रोक दिया जाता है आउटब्रीडिंग के लिए। इन दिस केस अब बाहर से फॉरेन पॉलन ग्रेन आएगा, वो ड्रॉप करेगा, पॉलिनेशन होगा। अगर मैच्योरेशन टाइम चेंज कर दिया जाए, पिस्टल पहले डेवलप हो रहा है तो प्रोटोगाइनी हो गया, अगर एंथर जो है वो पहले डेवलप हो रहा है, एंड्रोशियम पहले डेवलप हो रहा है, तो वो हो गया प्रोटोएंड्री। इन दिस केस अब क्या होगा, मान लो कि पिस्टल पहले मैच्योर हो गई, अभी वेट थोड़ी ना करेगी कि कब एंथर मैच्योर होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब पिस्टल पहले मैच्योर हो गई, फॉरेन पॉलन क्या करेगा, फॉरेन पॉलन आएगा और इसको फॉरेन पॉलन, ये मैच्योर हो गई पिस्टल, अब फॉरेन पॉलन आएगा और ये फॉरेन पॉलन क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज कर देगा, एग फर्टिलाइजेशन हो गया। सो दिस इज द टू केस, वन केस सेल्फ स्टरलाइजेशन, सेकेंड केस प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। एक तीसरा केस भी है, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, अब ओपन फ्लावर है, ना तो सेल्फ स्टरलाइजेशन हो रहा है, ना ही मैच्योरेशन डिफरेंस हो रहा है, तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जैसे कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में जो स्टिग्मा होता है
उसके बाहर एक कवरिंग होती है जो वहाँ के पॉलन ग्रेन से उसको बचा के रखता है। मेल प्लांट जो है, दिस इज फीमेल पार्ट, तो फीमेल और मेल पार्ट के बीच में एक बैरियर होता है, देयर इज अ बैरियर जो इनका इंटरेक्शन रोक देता है। कैलोट्रोपिस में ये जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज गायनोस्टीजियम, ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, द वर्ड फ्रॉम स्टिग्मा। अब ये क्या करता है, गायनोशियम को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो बैरियर बन गया। तो तीसरा केस क्या होगा हमारे पास में, या तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फर्स्ट, दूसरा मैचुरेशन टाइम चेंज हो गया, और तीसरा क्या होगा, गायनोस्टीजियम का फॉर्मेशन हो गया जो मेल और फीमेल पार्ट को बैरियर बनाती है, उसके बीच में बैरियर बनाती है, उनको फ्यूज नहीं होते, देयर इज नो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा ही नहीं क्योंकि बैरियर आ गया बीच में। तो ये एग्जाम्पल जरूर याद करके रख जाना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोट्रोपिस इज द एग्जाम्पल जिसके अंदर गायनोस्टीजियम प्रेजेंट होता है। ओके एक और केस है, इसमें क्या करें हम कि हमने स्टाइल वन मोर केस इज देयर, अगर हम स्टाइल के साइज को चेंज कर दें, मीन्स इसके लेंथ को चेंज कर दें, तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए ये एक फ्लावर है और यहाँ पे है एक एंथर, स्टेमन, दिस इज मेल पार्ट एंड दिस इज फीमेल पार्ट। अगर स्टाइल इसमें बड़ी है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज, स्टाइल का साइज जो है वो डिफर कर रहा है। सो ये जो डिफरेंस है इन द साइज ऑफ स्टाइल इज नोन एज हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली क्या किया हमने इसमें कि स्टाइल का साइज ही चेंज कर दिया। आप खुद सोचो, अगर ये इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है, लेंथ ऑफ द स्टाइल इज मोर एंड लेंथ ऑफ द फिलामेंट इज लेस। लेंथ ऑफ द फिलामेंट क्या हो गया, छोटा हो गया, स्टेमेन छोटा हो गया, तो पॉलन ग्रेन अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर थोड़ी ना जाएगी, अब ये तो आगे की तरफ मूव करेगी। तो क्या होता है, जब हेटेरोस्टाइली होता है तो स्टाइल की लेंथ चेंज हो जाती है। जब स्टाइल की लेंथ चेंज हो जाती है, इस केस में क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टाइल तक नहीं पहुंच पाता है बिकॉज इट कांट मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब ये मूव करेगा आगे की तरफ। इस केस में क्या है, जितने भी स्टेमन होंगे वो स्टाइल तक स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और कोई भी फॉरेन स्टिग्मा, फॉरेन पॉलन जो होगा वो स्टिग्मा पे आके ड्रॉप हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या हुआ, आउटब्रीडिंग होगी बिकॉज पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के होंगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम रोक सकते हैं। नेचर ने अपने तरीके दिखा दिए, नेचर हैज इट्स ओन मैकेनिज्म, नेचुरल मेथड्स हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के, बट यहाँ पे हम भी क्या करते हैं अपने तरफ से, अगर हमें कोई दो ब्रीड्स हैं, हमें उनके प्रोडक्ट्स न्यू ब्रीडिंग करनी है, हाइब्रिडाइजेशन करना है, तो हम अपने तरीके से भी आउटब्रीडिंग करते हैं। हम क्या करते हैं इस केस में, इस प्रोसेस इज नोन एज, in this process what we do emasculation and begging, very important। emasculation and begging करके हम क्या करते हैं, hybridization, we do hybridization। This is artificial mean of outbreeding devices। In this process what we do, हम क्या करते हैं, एक फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर इज देयर, there is a flower एंड यहाँ पे क्या है, स्टेमन, दिस इज स्टेमन, मेल पार्ट, पिस्टल, फीमेल पार्ट।
अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब ये मैच्योर हो रहे होते हैं, व्हेन स्टेमन एंड पिस्टल इज मैच्योरिंग, तो पहले ही मैच्योरेशन के पहले ही हम क्या करते हैं, हम इसमें से क्या करेंगे, सारे के सारे जो एंथर्स है, जितने भी स्टेमन है, जितने एंथर्स है, उनका रिमूवल कर देंगे, उनके मैच्योरेशन से पहले ही। मैच्योर हो जाएंगे तो फिर तो पॉलिनेशन हो जाएगा, इसलिए रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर देयर मैच्योरेशन, उनके मैच्योर होने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसका रिमूवल कर देते हैं। और रिमूवल करने के बाद में फटाफट हम क्या करते हैं, अब हमने क्या किया, यहां से तो हमने कर दिया रिमूवल, किसका, एंथर का। अब क्या हो गया इस प्लांट में, अब इस प्लांट में रह गया सिर्फ फीमेल पार्ट, सिर्फ पिस्टल रह गई। और अब हम क्या कर देंगे, बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर कर दिया, हमारे पास नो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बैगिंग कर देंगे। नाउ उसको हम बैगिंग कर दिया हमने। नाउ मुझे अब जिस भी फ्लावर का पॉलन ग्रेन चाहिए, अब मैं क्या करूंगी, उसे कलेक्ट करूंगी एंड आर्टिफिशियली इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनब्रीडिंग तो मैंने हटा ही दी क्योंकि मैंने यहाँ सिस्टम में हटा दिया। अब यहाँ पे क्या है, पिस्टल बची, और पिस्टल के ऊपर मैंने अपना जो भी डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है वो स्प्रिंकल कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या मिलेगा, एक हाइब्रिडाइज्ड प्लांट मिलेगा, इजी। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन, दिस इज वेरी बेनिफिशियल बिकॉज हमें मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग फ्लावर, वी आर प्रोड्यूसिंग प्लांट ऑफ आर डिजायर। हम अपने हिसाब से कोई भी प्लांट बना रहे हैं, हमने यहाँ पे इनब्रीडिंग रोक दी क्योंकि हमने यहाँ से एंथर ही हटा दिया। नाउ अब अपने हिसाब से हम कोई भी डिजायर्ड प्लांट का पॉलिनेशन स्प्रिंकल करेंगे एंड वी विल लीड टू फर्टिलाइजेशन। अब अपना फर्टिलाइजेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, हम उसको कलेक्ट करेंगे और फिर फर्दर यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द वे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नेचुरल भी होता है और वो आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल के लिए क्या होगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि जो पिस्टल होता है वो अपने ही पॉलन ग्रेन को पहचान जाता है, इसलिए वो उसको पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होने देता। दूसरा केस क्या है, या तो हम मैचुरेशन टाइम चेंज कर दे, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगाइनी। तीसरा केस क्या है, या तो हम स्टाइल का लेंथ चेंज कर दे। जब भी फ्लावर में स्टाइल का लेंथ चेंज होगा तब क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टाइल तक, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। चौथा केस क्या है, इन कैलोट्रोपिस और सम ऑफ द प्लांट पिस्टल के बाहर एक कवरिंग होती है, बैरियर होता है, जिसको बोलते हैं हम गाइनोस्टीजियम, जो स्टिग्मा को कवर करके रखता है। और फिर आया हमारे पास आर्टिफिशियल मीन, जिसमें हम खुद से डिजायर्ड पॉलिनेशन करवाते हैं। ओके, नाउ कम टू द फर्टिलाइजेशन। हमने देख लिया क्या क्या हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गई, मैक्रो माइक्रोस्पोर्स बन गए, मेगास्पोर्स बन गए। अब क्या होगा इसके बाद में, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन भी हो गया। पॉलिनेशन में हमने इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ ली है। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो एगापैरटस में जब एग फ्यूज होता है तब क्या बनता है, जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होती है तब क्या बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 100% क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, हमें यही देखना है, हाउ यू हैव टू प्रूव, हम कैसे बताएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ओके। उससे पहले सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं एम्ब्रियो सैक का। दिस इज चैलेंजर लैंड,
चेलेजन एंड में होते हैं एंटीपोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स हो गए। बीच में आ गए पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, देन माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड में हम प्रेजेंट होते हैं 2 सिनर्जिड्स, एक एग सेल, एंड दिस इज फिलीफॉर्म अपैरेटस। जब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि फिलीफॉर्म माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि वहीं से जो जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब अकर्स। जब अब दिस इज अ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कितने सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है? 2 सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। दिस इज लार्जर वेजिटेटिव सेल and this is generative cell। 60% प्लांट्स में एंजियोस्पर्म में कैसा डेवलपमेंट होता है, कैसे पॉलिनेशन होता है? एंथर जो पॉलन ग्रेन है, इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर पॉलिनेटेड इन 2 सेल्ड स्ट्रक्चर। जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होगा? जो एंथर पॉलन आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन जो होगा वो 2 सेल स्ट्रक्चर से 3 सेल स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि जब ये पॉलन ग्रेन व्हेन दिस पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद में कहाँ आया? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा के बाद में इसको कहाँ पहुंचना है? इसको पहुंचना है ओव्यूल्स तक, एम्ब्रियो सैक तक। अब क्या होगा? इट इज इन द 2 सेल स्ट्रक्चर। 2 सेल स्ट्रक्चर के बाद में यहां होगा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होगा। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन के बाद में ये जो जेनरेटिव सेल होती है, अब क्या होगा? ये जो जेनरेटिव सेल होती है पॉलन ट्यूब में एंटर करने से पहले इट डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 सेल। तभी तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हमें 2 सेल्स चाहिए, 2 मेल गैमेट्स चाहिए। और वो 2 मेल गैमेट्स किससे बनती है? वो 2 मेल गैमेट्स बनती हैं जेनरेटिव सेल से। वो 2 गैमेट्स बनती हैं जेनरेटिव सेल से। जब जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो वो बनाएगा 2 मेल गैमेट्स। जब 2 मेल गैमेट्स बनेंगे तभी डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब पॉलिनेशन के बाद में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाई करता है, उसके बाद पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होता है। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स ट्रैवल करते हैं टुवर्ड्स ओव्यूल। अंडरस्टूड? इतना सबको समझ में आया? अब हम ये देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जब ये पॉलन ग्रेन नीचे पहुंच गया, पॉलन ग्रेन ओव्यूल्स तक पहुंच गया, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया, जब एम्ब्रियो सैक तक पहुंच गया तब ये 2 मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करेंगे? मेल गैमेट हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करते हैं मोस्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिनर्जिड्स वो सेल्स हैं जो पॉलन ट्यूब को गाइड करती है माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए। तो जनरली जब पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है, जर्मिनेशन होता है, वो मैक्सिमम क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड से होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। बट और भी तरीके हैं। अगर पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, एम्ब्रियो सैक है यहाँ पे, अगर इफ
पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन चैलेजल एंड से होता है, मींस जो मेल गैमेट की एंट्री है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब है, जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक चैलेजल एंड से रीच करता है तब उसे बोलते हैं चैलिजोगैमी। जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में चैलिजल एंड से तो उसे कहते हैं चैलिजोगैमी। अगर यही पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करे तो उसे कहते हैं पोरोगैमी। कुछ बेसिक से वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। मान लीजिए हमें पता है कि ओव्यूल्स में इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, अगर इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से जर्मिनेशन ऑफ ट्यूब, ट्यूब जो है पॉलन ट्यूब है, अगर इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से एंटर करता है अगर इन केस इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से जो जर्मिनेशन जो ट्यूब है वो इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अगर एंटर होती है तो उसे कहते हैं मीजोगैमी। अंडरस्टूड? 3 तरीके हैं पॉलन मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक तक पहुंचे, चैलिजा एंड से चैलिजोगैमी, माइक्रोपाइलर एंड से पोरोगैमी, इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से गया तो मीजोगैमी। फाइनली उसे पहुंचना कहाँ है? एम्ब्रियो सैक तक। ठीक है, तो 3 केस हैं जिसमें मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद में now this is embryo sac, this is micropylar end, this is chalazial end, micropylar end and this is chalazial end, chalaza। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं 2 सिनर्जिड्स, फिलीफॉर्म अपैरेटस एंड 1 एग सेल। चैलिजल साइड में हो गया 3 एंटीपोडल सेल्स और बीच में हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई। एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा जब पॉलन ट्यूब पहुंचती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से? मैक्सिमम टाइम जब पॉलन ट्यूब्स पहुंचेंगी वो पहुंचेंगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है सिनर्जिड जो डीजेनरेट हो जाएगा। सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड इसमें से क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। एंड ये जो 2 न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमेट है, दीज आर 2 मेल गैमेट्स। अब ये 2 मेल गैमेट्स क्या होंगे? पॉलन ट्यूब पहुंच गया है एम्ब्रियो सैक तक और ये 2 पॉलन मेल गैमेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक में। अब ये यहाँ ये देखना है कि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है। एक मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज होगा? एग से। मेल गैमेट 1 और एक मेल गैमेट जाके फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। मेल गैमेट 2। कितने फर्टिलाइजेशन हो गए यहाँ पे? एक फर्टिलाइजेशन हुआ ये फर्टिलाइजेशन 1 और एक फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन 2। हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हम इसको कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन? जब 2 मेल गैमेट्स एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, एक फर्टिलाइज होता है विद एग, दिस इज फर्टिलाइजेशन 1, 1 male gamete fertilize with polar nuclei and do the fertilization 2. This is known as double fertilization. After the fertilization of egg and male gamete, क्या बनेगा? zygote.
और इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n, राइट, n प्लस n, ये हो गया आपका 2n। पर जब पोलर न्यूक्लियाई है, जो सेंट्रल सेल है, वो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है 2, तो उनकी प्लॉइडी ऑलरेडी 2 है, प्लस मेल गैमेट 1। अब इसके बाद जो बनेगा एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज नोन एज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही फर्दर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, जो डिवाइड हो जाएगा बार 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 बार, अंडरगो द मल्टीपल डिवीजन एंड फॉर्म द एंडोस्पर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो PEN है, दिस इज 2n plus n, that becomes 3n. So this is known as triple fusion. तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन। पर फर्टिलाइजेशन कितना हुआ है 2, मेल गैमेट्स कितने फर्टिलाइज हुए 2, डबल फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन कितने न्यूक्लियस का हुआ है 3 न्यूक्लियस का, 2 न्यूक्लियस यहां से फ्यूज हो रहे हैं, 1 न्यूक्लियस यहां से फ्यूज हो रहा है। सो ट्रिपल फ्यूजन, double fertilization, this is the process of fertilization in angiosperm which is 100% question in the exam आता ही आता है। तो आपको ये justify करना होता है, that justify that how the fertilization in plants is double fertilization, so it is double fertilization and triple fusion। तो polar nuclei are 2n, it is fusing with one male gamete and egg is fertilizing with another male gamete। जब egg fertilize होता है तो zygote formation होता है, later it is forming the embryo, and जब polar nuclei central cell develop होता है, fertilize होता है, तब बनता है polar primary endosperm nucleus, जो further embryo that endosperm का formation कराता है। Understood? This is very very important part of this topic, fertilization, that how double fertilization triple fusion goes on। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, क्या लिखा है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes the embryo development। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट precedes द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, precedes मतलब पहले। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, आप खुद सोचिए, जाइगोट, अब जाइगोट परसिस्ट रहेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, होना है, तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए फूड तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो कहाँ से आएगा एंडोस्पर्म से आएगा। इसीलिए एंडोस्पर्म का बनना बहुत जरूरी है। देयर इज अ क्वेश्चन इन योर बुक, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जाम कि व्हाई, क्यों कुछ टाइम के लिए जाइगोट जो है वो परसिस्टेंट रहता है एम्ब्रियो सैक में, सीड में, क्यों? क्योंकि जब तक फूड नहीं होगा क्या वो डेवलप होगा? आप खुद सोचिए। इसीलिए देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई समटाइम्स फॉर सम इन सम सीड्स, कुछ टाइम के लिए कुछ सीड्स में जाइगोट जो है वो परसिस्टेंट रहता है, वो अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं जाता है, एम्ब्रियो क्यों नहीं बनाता है? बिकॉज उसके पास में फूड नहीं है, उसके पास में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए एंडोस्पर्म प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म बनेगा तो जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द वे हाउ जाइगोट, अब क्या होगा इसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस, दिस इज फर्टिलाइजेशन। अब उसके बाद में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, एंड लेटर ऑन वी यूज फ्रूट एज एडिबल पार्ट, हम फ्रूट्स को खाएंगे एंड सीड को यूज करेंगे फर्दर प्लांट्स की ग्रोथ में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है?
ओके चलिए आगे बढ़े। हो गया, मेगास्पोरेंजियम बन गया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो इवेंट्स होते हैं हम उसको टुगेदर क्या कंसिडर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारा क्या आता है, हमारा आता है सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आता है। हमें पता है कि सीड किससे बनते हैं, सीड आर द मैच्योर ओव्यूल्स। हमने ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा, ओव्यूल्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग, उसके बाद में अंदर के साइड में क्या बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स आपने देखे हैं आउटर कवरिंग के नेम पे। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग, एग के साथ साथ में एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है हमारा पीईएन बना, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो दैट एंडोस्पर्म बनेगा। तो सीड के अंदर हमारे पास में क्या है, सीड के अंदर हमारे पास है दो चीज। ठीक है, सीड के अंदर है हमारे पास, एक तो है हमारे पास में एम्ब्रियो और एक है हमारे पास में एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या होती है 3n एंड एम्ब्रियो की होती है 2n। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हमने देखा कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जाइगोट के पास में क्या होता है, जाइगोट को एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है तब जाके वो एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स में सिमिलर ही होता है एक हद तक, फिर बाद में जाके दो कोटिलेडॉन्स बन जाते हैं डाइकॉट में, और मोनोकॉट में एक ही रह जाता है। ठीक है, तो सीड्स मोनोकॉट एंड डाइकॉट में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है तो दैट विल बी सिमिलर एट सर्टेन एज, एक टाइम तक क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सेम होगा, हम वही देखते हैं। और फ्रूट क्या होगा, ओवरी जो होती है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं कि एम्ब्रियोजन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियो देखते हैं, चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो। हमने देखा था कि जब एम्ब्रियो सैक में जाइगोट कहाँ बना है, जाइगोट यहाँ बना है जब एग सेल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में बीचों बीच बनता है क्या, यहाँ बनता है एंडोस्पर्म पीईएन, जो लेटर ऑन एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, लेटर ऑन एंडोस्पर्म बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन उसके बाद बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो का शेप, उसके बाद में उसमें डेवलपमेंट होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, दिस इज प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, ये आपको हार्ट शेप दिख रहा है, सो दिस इज हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपको ग्लोबुलर दिख रहा है, प्रो एम्ब्रियो से बनता है, प्रो एम्ब्रियो से बनेगा ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो। सबसे पहले ग्लोब्यूलर, प्रो एम्ब्रियो के बाद बनेगा ग्लोब्यूलर, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, और नीचे स्वेलन, ये ग्लोबुलर शेप का दिख रहा है। उसके बाद बनता है हार्ट शेप 1
प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर शेप्ड, उसके बाद में हार्ट शेप, ठीक है। एंड लेटर ऑन ये जो आपको नीचे हार्ट शेप दिख रहा है, यही जो होते हैं वो दोनों साइड एक्सटेंड करते हैं और क्या बनाते हैं, यस, कोटिलेडॉन्स, ठीक है। इनका इनलार्जमेंट होता है, मूवमेंट होता है और ये बन जाते हैं दो कोटिलेडॉन्स, ये बनते हैं दो कोटिलेडॉन्स बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम में आता है सबसे पहले एम्ब्रियो का क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें मेटोटिक डिवीजन हुआ, प्रो एम्ब्रियो से बना हमारा ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो, उसके बाद बना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और उसके बाद बन गया उसका ही एक्सटेंशन होता है एंड देन इट फॉर्म्स द कोटिलेडॉन्स, ठीक है। एग्जाम में जो आता है, जो आपको ध्यान रखना है कि एक हमेशा आता ही आता है कि एक आपको दिया रहेगा मोनोकॉट का सीड और एक आपको दिया रहेगा डाइकॉट का सीड, और आपको ये बताना है कि उसमें प्लूमेला कहाँ प्रेजेंट है, या स्कुटलम क्या होता है, कोलोराइजा क्या होता है, कोलेप्टाइल क्या होता है, तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत बेसिक सा है, आपके बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप बहुत सिंपल अगर हम एग्जाम के बेसिस पे लर्न करें, अब हमारे पास में डायग्राम बनाने का टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे, मान लो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, आपने सीड देखी होगी ना, कभी सीड देखी होगी, उसको खोलो दो कोटिलेडॉन्स को, तो आपको बीच में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखेगी, उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड क्या होता है, कोटिलेडॉन्स, ये क्या है आपके कोटिलेडॉन्स, ओके। मैं डाइकॉट सीड की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो डाइकॉट सीड में क्या होता है, जब एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, क्या है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड दो कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड दो कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, इतना समझ में आया सबको, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है, कोटिलेडॉन्स, ठीक है। एक जो ऊपर के साइड में पार्ट जा रहा है और एक नीचे के साइड में आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट आ रहा है, यस। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एपिकोटाइल। कोटिलेडॉन के ऊपर एपिकोटाइल, कोटिलेडॉन के नीचे हाइपोकोटाइल, बिलो, अबव, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल, एपिकोटाइल क्या बनाता है आपका स्टेम, ठीक है, और हाइपोकोटाइल क्या बनाएगा, रूट्स, ठीक है। तो हाइपोकोटाइल का जो बेस होता है उसे बोलते हैं रेडिकल, क्या बोला जाएगा उसको, दैट विल बी नोन एज रेडिकल, ये याद रखना। एंड जो स्टेम को राइज करेगा उसका एंड होगा एपिकोटाइल का जो कवरिंग है दैट विल बी नोन एज प्लूमुले, ठीक है। तो क्या पता चला, एम्ब्रियोनल एक्सिस का नीचे वाला हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल की जो कवरिंग है उसको रेडिकल बोलेंगे, जो रूट्स को बनाएगा, एंड एपिकोटाइल का जो कवरिंग होगा उसे प्लूमुले कहेंगे, जो स्टेम को बाद में बनाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास में मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या होता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के सिर्फ एक ही साइड कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेम। और जो एक कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में, जो एक कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है स्कुटुलम, ठीक है। स्कुटुलम अगेन, स्कुटुलम कोटिलेडॉन है, इसके ऊपर वाला जो एक्सिस होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर साइड में और नीचे साइड में जो टिप्स प्रेजेंट है उसे बोलते हैं कोलियोराइजा, एंड ऊपर जो टिप प्रेजेंट है दैट इज कोलियोटाइल,
ठीक है, अंडरस्टूड, ये याद रहेगा आपको। तो डाइकॉट में क्या हुआ, डाइकॉट के एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल ऊपर, बिलो हाइपोकोटाइल, उसके कवरिंग को बोलते हैं रेडिकल, एंड स्टेम प्लूमुले, दैट गिव राइज टू स्टेम एंड इट गिव राइज टू स्टेम। मोनोकॉट के एक कोटिलेडन को कहते हैं स्कुटुलम। स्कुटुलम का जो टिप होता है जहां से रूट्स निकलेंगे, दैट विल बी कोलियोराइज्ड, एंड द टिप विच इज अबव, जो टिप ऊपर की तरफ है जो स्टेम को बनाएगा, दैट इज कोलियोक्टाइल। अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? ठीक है, ये तो हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सीड का स्ट्रक्चर। उसके बाद देखते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सबको पता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म की जरूरत है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, सीड बनने के, सीड जर्मिनेशन के पहले ही यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, वो परसिस्टेंट रहता है, परसिस्टेंट रहता है जब तक सीड जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे सीड्स, ऐसे स्पीसीज जिसमें कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, ये केस क्या होता है, ये इनको कहते हैं नॉन एल्बुमिनस। और कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें परसिस्टेंट रहता है, वो कैसे कहलाते हैं, एल्बुमिनस। जनरली ऐसे सीड्स जो लेग्यूम्स होते हैं जिनके अंदर फूड सोर्स बहुत ज्यादा होता है, वो हो गए आपके एल्बुमिनस। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस एंड एल्बुमिनस। एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है, लाइक कह सकते हैं कैस्टर एंड कोकोनट। सबने देखा होगा कोकोनट के अंदर जो हम वाटर पीते हैं, वाटर, कोकोनट वाटर जो होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, जब एंडोस्पर्म बनते हैं तो वो फ्रीली न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन होता जाता है और वो न्यूक्लियस के फॉर्म में रहता है। तो जो वाटर फ्री, जो कोकोनट वाटर होता है, एक्चुअली वो होता क्या है, इट इज नॉट वाटर, इट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, यही जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, बाद में क्या होता है, धीरे 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 जब डेवलपमेंट होता जाता है, यूटिलाइज होता जाता है, तो इसके बाहर में सेल बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है। तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कोकोनट का कर्नल जो होता है, जो व्हाइटिश पार्ट होता है जो हम खाते हैं, दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। समझ में आ गई बात? ठीक है, एल्बुमिनस, कोकोनट, कैस्टर। नॉन एल्बुमिनस में आ जाता है व्हीट, मेज, राइस। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड? एल्बुमिनस मोस्टली फूड सोर्स के लिए यूज किया जाता है। नॉन एल्बुमिनस में क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म पहले ही सीड जर्मिनेशन से पहले ही यूटिलाइज हो जाता है। आगे देखते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए, अब मान लो ये ओव्यूल था, अब ओव्यूल से क्या बन गए हैं, सीड्स बन गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होता है, इंटेग्यूमेंट्स, उसके बाद आता है इंटेग्यूमेंट्स, फिर एग, ठीक है, उसके बाद में न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, न्यूसिलस। ठीक है, तो इंटेग्यूमेंट्स किस में कवर हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेग्यूमेंट कवर हो जाता है सीड कोट। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर, टेस्टा, इंटेगमेंट। ओके, एग है, इसका क्या बन गया, जाइगोट, और जाइगोट के बाद बन जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, न्यूसिलस जो होता है, कभी कभार क्या होता है ना, कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ जैसे आप, ये हो गया ब्लैक पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर में कभी कभार क्या होता है, कुछ न्यूसिलस सेल है ना वो रह जाते हैं, और बाद में क्या बनाते हैं, उनको बोलते हैं पेरिस्पर्म।
क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। ठीक है, फिर उसके बाद में जो फ्रीली न्यूक्लियस होता है, पीईएन होता है, वो बनाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, ओवरी जो होगी, ओवरी विल फॉर्म फ्रूट वॉल, फ्रूट, ओवरी की जो वॉल है, इसकी जो वॉल होगी दैट विल मेक फ्रूट वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। पेरिकार्प एडिबल होता है, पेरिकार्प क्या होता है, ये एडिबल होता है। ठीक है, खाते हैं, लाइक मैंगो, ऑरेंज, राइट, गुआवा एंड ऑल। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में आते हैं। न्यूक्लियस, पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हुआ आपका चैप्टर। उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का डिस्पर्जन हो जाता है एंड सीड गेट जर्मिनेटेड इनटू न्यू प्लांट्स। एनी डाउट टिल दिस? किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे, कोई भी डाउट है? वैसे विल क्लियर ऑल द डाउट्स, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारे वीडियोस, लेक्चर है, तो कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, हमें पता है कि सीड जर्मिनेट होती है, बट व्हाट इफ ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है? स्टूडेंट्स प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो गया तो इस केस को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द सीड फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन? एनीवन एल्स, एनीवन हियर? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन जब होता है, इट इज नोन एज एपोमिक्सिस। अच्छा, ये क्या बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए? आप बता सकते हैं कहाँ पे, अगर आपको बोला जाए कि यूज एपोमिक्सिस, तो क्या आप इसको यूज करेंगे कहीं पे? कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जब खाते थे हर थोड़ी देर में इतने बड़े बड़े बीज आ जाते हैं मुंह में, तो क्या हम एपोमिक्सिस वहां यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सीड्स, राइट, ऐसे प्लांट्स? और एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ प्रोसेस वेयर सीड इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बेनिफिशियल कैसे होगा कि समटाइम्स ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्रूट्स कैसे होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड के फॉर्मेशन को विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, बट अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है, दैट इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। बहुत कंफ्यूजिंग सा एग्जाम में आता है, भूल जाते हैं। पार्थेनोकार्पी इज फॉर फ्रूट। ठीक है, याद रखिएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन रहा है तो वो एपोमिक्सिस है। ठीक है, एपोमिक्सिस कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पी करके हम ऐसे फ्रूट्स बना सकते हैं जिसमें सीड्स की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स नहीं होते, और सीड्स नहीं होंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा, प्लांट्स नहीं बनेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है, पार्थेनोकार्पी। अंडरस्टूड? पार्थेनोजेनिक फ्रूट्स, और ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनिक फ्रूट्स। और ऐसे सीड्स को बोलते हैं एपोमिक्सिक फूड, सीड्स, एपोमिक्सिक सीड्स। अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप बताएंगे, डाउट सेशंस होंगे, डाउट सेशंस में आप अपने डाउट बताएंगे इस चैप्टर्स के लिए। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, वापस देखिए, और वॉट एवर डाउट इज देयर, कुछ भी डाउट है हम यहाँ सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़िए एंड कंटिन्यू विद द रिवीजन। ओके, थैंक यू एवरीवन।